नमस्कार, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं इस वक्त की खबरें। कोरोना की दूसरी लहर में एक तरफ यूपी सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ जुटी है, लेकिन कोरोना अब शहरों से गांव-गांव तक पहुंच चुका है। गाजियाबाद में मोदी नगर इलाके में कुछ ही दिनों में 14 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। संगम नगरी प्रयागराज में कई गांव से लोगों के बीमार होने और अचानक मौत की खबरें आ रही हैं। अमेठी में भी हालात बदतर हो रहे हैं। यहां पिछले 4 दिनों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा है। ग्रेटर नोएडा के दुजाना गांव में बीते 10 दिनों में अब तक करीब 19 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कानपुर में घाटमपुर के परास गांव में 20 दिन में 40 से ज़्यादा लोगों की बुखार की वजह से मौत हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि मरने वालों में कोरोना के लक्षण थे और इलाज नहीं मिलने के कारण इनकी मौत हो गई। मौत तो कुल टोटल 14 हो चुकी थी अभी 10 से 15 दिन के बीच में, जिनमें 4 लोग तो कोरोना से पुष्टि हुई है, जो कोरोना से मारे गए। और जो 4-5 लोग कोरोना संक्रमित थे, उनमें बुखार भी था और उनके अंदर सांस की दिक्कत आई। जो लक्षण कोरोना उनके द्वारा उनकी मौत हुई, पुष्टि नहीं हो पाई क्योंकि घर पे इलाज करते रहे। में गांव में लोग जो है शादियों में और भीड़ भाड़ के इलाकों में मास्क लोग पहन रहे हैं। जो लोग नहीं पहन रहे, हम लोग जागरूक कर रहे हैं। आशा बहुएं लगी हुई हैं क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए। स्वास्थ्य टीम, SDM सोराव, हमारे तहसीलदार, थाना अध्यक्ष महुआमा द्वारा हर प्रकार की जो है सख्ती बरते हुए हैं कि यहाँ पे सही स्वास्थ्य विभाग को पहुँचना चाहिए और उसका परीक्षण करना चाहिए। परीक्षण और पूरे गांव का सैनिटाइजेशन और फॉगिंग होनी चाहिए, जिससे कि जो हमारे गांव में सहमे हुए लोग हैं वो थोड़ा सा उससे ऊपर आ सकें और उनके मन का डर जो है वो ख़त्म हो सके। जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए हैं वहीं से फैलना स्टार्ट हुआ, क्योंकि सभी जिनको चुनाव लड़ना है अपने दल बल के साथ आए भी 20-25 लोगों के साथ, और सभी यहाँ आके आदमियों के पैर छू वोट मांग रहे हैं, तो छुआछूत वहीं से फैलना स्टार्ट हुआ। और जिस दिन वोटिंग हुई है उसी के दूसरे दिन से गांव में इतनी ज़्यादा मौतें होना शुरू हो गई हैं। इस समय 14+ मौतें हो चुकी हैं, 40 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। और किस तरह के हालात हैं ग्राउंड जीरो पर, गांव-गांव में हमारे रिपोर्टर्स ले रहे हैं तमाम जगहों से जानकारी। अमित राणा मेरे साथ नोएडा से जुड़ रहे हैं, श्याम तिवारी कानपुर से, पप्पू पांडे अमेठी से। श्याम, पहले कानपुर से आप बताइए, यहाँ के गाँव के हालात क्या हैं? कितने मरीज मिल रहे हैं जो कि बीमार हैं यहाँ पर? किस तरह की उनको सुविधाएं मिल पा रही हैं? देखिए, आपको बता दें कि कोरोना का जो ग्राफ है वो ग्रामीण इलाकों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। घाटमपुर के पतारा स्थित गांव की अगर बात की जाए, परास गांव की, वहां पर पिछले 1 महीने में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा सरसौल क्षेत्र में हाथीपुर का गांव है, वहां पर काफी लोगों की मौत हो चुकी है। बिठूर का इलाका है, वहां पर काफी लोगों की मौत हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से अधिकतर लोग वो हैं जिनकी कोरोना की जांच नहीं हो पाई, लेकिन उनमें लक्षण कोरोना के पाए गए। उनको बुखार आ रहा था, उनको सांस लेने में दिक्कतें हुई, उनको इलाज नहीं मिला, उनकी मौतें हो गई। लेकिन जब इन मौतों की संख्या लगातार बढ़नी शुरू हुई तो प्रशासनिक अधिकारी और इसके अलावा जो चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने इन मामले को संज्ञान मिलना शुरू किया है। अब जो अधिकारी हैं उनका लगातार दौरा ग्रामीण क्षेत्रों पर चल रहा है। पिछले 2 दिनों से लगातार जिला अधिकारी, मंडलायुक्त और चिकित्सा अधिकारी लगातार ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ की, उनकी अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सही से जांचें नहीं हो पा रही हैं। इसके अलावा उन्हें सही से इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्रामीण हैं वो खुद इस बीमारी को लेकर के इतने ज्यादा अवेयर नहीं है। किस तरह की दिक्कत आ रही है? आप कह रहे हैं सही से दवा नहीं मिल रही है और जानकारी नहीं मिल पा रही है। मैं भी ये भी पूछूंगा, लेकिन पप्पू पांडे जुड़े हैं अमेठी से। पप्पू, अमेठी के इलाके में क्या हालात हैं? जी बिल्कुल अजय जी, आपको बता दें जिस तरीके से अमेठी के जामो ब्लॉक के घाटमपुर गांव से ये मामला आया कि यहाँ पे पिछले 4 दिनों में 6 लोगों की मौत हो गई है। उसके बाद अमेठी जिला प्रशासन हरकत में आया और स्वास्थ्य विभाग की टीम आज सुबह से ही गांव में पहुंची है और बाकायदा लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो अमेठी स्वास्थ्य विभाग की प्रारंभिक जाँच है उसमें पता चला है कि जिन 4 लोगों की मौत की बात हो रही है उनमें किसी तरीके की उनकी कोरोना रिपोर्ट नहीं थी, ना ही इस तरीके का कोई सिम्टम था। फिलहाल इन मौतों के बाद कहीं ना कहीं अमेठी का स्वास्थ्य महकमा सक्रिय हुआ है और पिछले कुछ दिनों से अमेठी के गांव-गांव में कैंप लगाकर लोगों की जांच की जा रही है। लेकिन बिल्कुल आपको बता दें जिस तरीके से ग्रामीण इलाके हैं वहां पे लोग जागरूक नहीं हैं। अगर उन्हें बुखार हो रहा है या फिर किसी तरीके की कोई दिक्कत हो रही है वो कोरोना जांच से बचना चाहते हैं, जांच नहीं कराना चाहते हैं। शायद उसी का नतीजा है कि अमेठी के जामो ब्लॉक में जिस तरीके से
घाटमपुर गांव की ये तस्वीरें आई हैं, ये खबरें आई हैं कि ग्रामीण जो है प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मदद की जाए। वो काफ़ी दहशत में है, डरे हुए हैं। उसके बाद गांव में सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया कराई जा रही है। एक एक घर में जाकर के लोगों के स्वास्थ्य का चेकअप किया जा रहा है कि उनको किस तरीके की दिक्कतें हैं। कहीं ना कहीं जो प्रशासन की ये सक्रियता है उससे कई लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में लोग जागरूक नहीं हैं, या फिर वो लोग कोरोना को अभी भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, या फिर वो डरे या फिर सहमे हुए हैं कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाएगी तो उन्हें इलाज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस तरह की तमाम बातें हैं। तो लोग पैरासीटामोल की गोलियां खाकर खुद को अपने घर में अपने परिजनों के बीच में रहना, खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। श्याम, आप बता रहे थे कि लोगों तक वो मदद ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। किस तरह की दिक्कत आ रही है? क्या हेल्थ वर्कर्स वहां तक नहीं पहुंचे हैं? क्या टेस्टिंग हो पा रही है? क्या मेडिकल किट जो बनाया गया है गांव में बांटने के लिए वो इन तक पहुंच पा रहा है? देखिए, आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले अधिकारियों को और जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं उनको ये जिम्मेदारी लेनी होगी। सबसे पहले जो टालने वाली बात है उसकी जगह उनको स्वीकार करना होगा। घाटमपुर के परास की अगर बात की जाए तो स्थानीय लोगों का कहना है कि 40 से अधिक लोगों की मौत गांव में हो चुकी है और कोरोना से इन सबकी मौत हुई है, क्योंकि सबको बुखार आ रहा था, सबको सांस लेने में दिक्कत हुई, इसके बाद इनकी मौत हुई। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से हमारी जो बात हुई, वहाँ के जो CSC प्रभारी हैं उनका साफ तौर पर कहना यह है कि जो 4 से 5 लोग हैं उनकी कोरोना पॉजिटिव थे, उनका शहर के क्षेत्रों में इलाज चल रहा था और वो यहाँ पर आए और उनकी मौत हो गई। इसके अलावा जो मौतें हुई हैं 25 से 30 मौतें वो लोग थे जो उम्र में काफी बुजुर्ग थे। यानी कुल मिलाकर के जो टाला मटोली की जो प्रक्रिया है वो ग्रामीणों के ऊपर हावी हो रही है। प्रशासन और जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं वो ये क्यों नहीं स्वीकार करते कि ये मौतें कोरोना से हैं? अगर कोरोना से नहीं भी हैं तब भी उनमें गंभीरता दिखाई जानी चाहिए और जिस गांव में 40 मौतें हो रही हैं वहाँ संगीनता से जांच होनी चाहिए। वहाँ पर जांच तब होती है जब विधायक पत्र लिखते हैं स्वास्थ्य विभाग को, तब स्वास्थ्य विभाग की टीम जाकर के वहाँ पर जांच करती है, वहाँ पर सैनिटाइजेशन कराती है और वहाँ पर जो बीमार लोग हैं उनको दवाएं मुहैया कराती है। इसके साथ ही साथ मतलब साफ है इसका मतलब कि जिस तरीके का मॉडल खड़ा किया गया है शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से गांव में कोरोना कंट्रोल के लिए, उसको अधिकारी हर जगह मुकम्मल तौर पर जमीन पर नहीं उतार रहे हैं। और यही वजह है शायद कि गांव में कोरोना फैल रहा है, लोगों को दवाएं नहीं मिल पा रही है, वक्त पर शायद टेस्टिंग भी नहीं हो पा रही है और अधिकारी मानने तक को तैयार नहीं है। जैसा घाटमपुर से बता रहे हैं हमारे संवाददाता कि ये कोरोना से मौतें हैं, जबकि लोग मान रहे हैं, लक्षण बता रहे हैं कि ये कोरोना से मौतें हैं। तो ये अपने आप में जगाने वाली तस्वीरें हैं जो हमारे संवाददाताओं ने दी तमाम जगहों से कि गांव में अभी और बहुत अधिकारियों को करने की जरूरत है। और शाहजहांपुर में क्या हुआ? मां बेटी की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ 3 दिन बाद भी खाली हैं। हत्या के खुलासे के लिए SOG टीम के साथ 4 टीमें गठित की गई हैं। पुलिस जल्द से जल्द खुलासे का दावा कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की वजह सिर पर भारी चीज से वार करना बताया जा रहा है। आपको बताएं कि बुधवार को जलालाबाद के चक चंद्रसेन गांव में घर के आंगन में 70 साल की बुजुर्ग शकुंतला और उनके 45 साल के बेटे महेंद्र का शव मिला था। दोनों के गले को धारदार हथियार से काटा गया था। गांव से कि आपकी घर में आपकी बहन की लाश है वो 4 बजे पड़ी हुई है, आप आ जाओ देखो आगे। फिर मैं आया, फिर देखा, मैं यहाँ थाने में फ़ोन किया, फिर यहाँ पुलिस गई, फिर उन लोगों से जांच की, जांच के फिर पोस्टमार्टम के लिए हम शाहजहांपुर गए। तो वहाँ पोस्टमार्टम कराया रात में, तो वहाँ लगाने के बाद आज सुबह यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई हमने आके। धारा 302 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज हुई है हमारी। हाँ, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया, क्या बताया? बोला मैं इस खेत को बहुत जल्दी खोलूँगा, आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ। माँ और बेटे जिनकी उम्र क्रमशः 70 और 45 वर्ष थी, उनके शव संदिग्ध अवस्था में उनके ही घर के आंगन में अपने बिस्तर पे पड़े हुए मिले थे। इस पर वहाँ कल इसका पोस्टमार्टम दोनों शवों का कराए जाने के पश्चात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पाया गया कि उनमें उनके सर पे चोटें थी, इसकी वजह से मृत्यु होना अंकित किया गया है। यद्यपि प्रथम दृष्टया चूँकि घर की चाबी उनके सिरहाने पे ही मिली थी जब वो शव वहाँ से निकाले जा रहे थे, तो कोई प्रॉपर्टी ऑफेंस का होना नहीं। हमारे संवाददाता दीप श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीप, 4 टीमों का गठन तो किया गया है, लेकिन अब तक सुराग क्या पुलिस के हाथ लग पाए हैं? अमित, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बुधवार को ये हत्या हुई थी और ये दोनों के माँ बेटे के शव जो घर में पाए गए थे। पुलिस जो है अभी तक सुराग नहीं ढूंढ पाई है, क्योंकि जो परिजन थे उनका कहना है कि ये दोनों लोग अकेले घर में रह रहे थे और जो
घर की चाबी थी वो भी दोनों मृतकों के पास पाई गई थी। तो इसी के चलते टीमें गठित की गई हैं। अभी तक कोई सुराग नहीं लगा, जिसके चलते अभी पुलिस के हाथ खाली हैं। जी अमित। धन्यवाद दीप आपका। मैं अजय बोल रहा हूं स्टूडियो से। तो इस वक्त तक पुलिस के हाथ तो खाली हैं, मगर 4 टीमें बना दी गई हैं। अब इस पूरे मामले की पड़ताल के लिए बुधवार को ये घटना सामने आई थी, मां बेटे की हत्या, और इसमें धारदार हथियार से सिर पर चोट की वजह से हत्या की बात कही गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, मगर हत्या किसने की ये अब भी रहस्य बना हुआ है। और एमपी में यूपी पुलिस पर हमला हुआ। ग्वालियर में यूपी पुलिस को बंधक बना लिया गया। इनामी बदमाश को पकड़ने गई थी मैनपुरी की पुलिस। इनामी सौरभ भदौरिया को छुड़ा ले गए बदमाश। ग्वालियर के हजीर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो पुलिस की तैयारी कैसी थी कि पुलिस पर भारी पड़ गए बदमाश। पुलिस को ही बंधक बना लिया और छुड़ा ले गए बदमाश को, आरोपी को। एमपी में ये ग्वालियर में घटना सामने आई है। इनामी सौरभ भदौरिया को यूपी पुलिस पकड़कर ला रही थी, मगर पुलिस वालों को ही बंधक बनाकर और आरोपी को ले उड़े बदमाश। एमपी की घटना मध्य प्रदेश में ग्वालियर में यूपी पुलिस को बंधक बनाकर इनामी बदमाश को पकड़ने गई मैनपुरी पुलिस को बंधक बना लिया और उनके हत्थे से बदमाश को छुड़ा ले गए। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी कर दी है। इसके तहत 9.5 करोड़ लाभार्थी किसान परिवारों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। यानी अब 9.5 करोड़ किसान परिवारों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 2,000 रुपए पहुंच गए हैं। दिसंबर 2018 में केंद्र सरकार ने ये योजना शुरू की थी, जिसके तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना का फायदा केवल उन्हीं किसानों को मिल सकता है जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम खेती की जमीन हो। योजना के तहत 2.61 करोड़ किसानों को लाभ मिला है, जिनके लिए कुल 5,200 करोड़ की राशि जारी की गई। तो आज 20,000 करोड़ रुपए फिर से ट्रांसफर किए गए। तकरीबन 10 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिला है। 9.5 करोड़ से ज्यादा किसान हैं जिनके खाते में आज 8वीं किस्त पहुंची है 2-2 हजार रुपए की। हालांकि ये अप्रैल के महीने में ही जाना था, लेकिन उस दौरान चुनाव चल रहे थे कई राज्यों में, तो आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लग सकता था, मामला बन सकता था, इसलिए उस वक्त इसे जारी नहीं किया गया। मगर अब सरकार ने आज प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसे जारी किया है। सीधे किसानों तक लाभ पहुंचाने का एक काम उपज की सरकारी खरीद में भी बहुत व्यापक स्केल पर किया जा रहा है। कोरोना की मुश्किल चुनौतियों के बीच जहां किसानों ने कृषि और बागवानी में रिकॉर्ड उत्पादन किया है, वहीं सरकार भी हर साल एमएसपी पर खरीद के नए नए रिकॉर्ड बना रही है। वाराणसी में ब्लड कैंसर से पीड़ित 3 साल के बच्चे ने कोरोना को मात दी है। बच्चा 7 दिन से भाभा कैंसर हॉस्पिटल में एडमिट था। बच्चे की रिपोर्ट नेगेटिव आते ही हॉस्पिटल स्टाफ ने जश्न मनाया। स्वास्थ्य कर्मियों ने वार्ड में एडमिट कई मरीजों के साथ डांस भी किया। दरअसल कैंसर पीड़ित मरीज पर कोरोना ज्यादा असर करता है, लेकिन इस बच्चा जो ब्लड कैंसर से पीड़ित है, उसने कोरोना को मात दी। जश्न इस बात का भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट में। कुछ ही पलों में और देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो अपने ग्राहकों के लिए 2 शानदार ऑफर लेकर आई है। रिलायंस फाउंडेशन के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने ये 2 ऑफर्स पेश किए हैं।
इसका मकसद कोरोना महामारी में जियो फोन ग्राहकों की डिजिटल कनेक्टिविटी को बनाए रखना है। पहले ऑफर के तहत कंपनी उन ग्राहकों को 300 मिनट यानी कि रोजाना 10 मिनट मुफ्त आउटगोइंग कॉलिंग की सुविधा देगी, जो जियो ग्राहक लॉकडाउन या दूसरी वजहों से अपना रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं। जबकि दूसरे प्लान के तहत एक रिचार्ज प्लान पर ग्राहक को एक अतिरिक्त प्लान मुफ्त दिया जाएगा। मतलब ये कि अगर जियो फोन ग्राहक 75 रुपये में 28 दिन की अवधि वाला प्लान रिचार्ज करते हैं तो उन्हें 75 रुपये का ही एक और प्लान मिलेगा, जिसका इस्तेमाल पहले प्लान की वैलिडिटी खत्म होने के बाद किया जा सकेगा। कोरोना महामारी के दौर में कंपनी के इन ऑफर्स से करोड़ों जियो फोन ग्राहकों को फायदा मिलेगा। रिलायंस जियो ने अपने बयान में कहा है कि कोरोना संकट में रिलायंस हर भारतीय के साथ है। रिलायंस फाउंडेशन ने भारत के पहले कोविड-19 केयर अस्पताल की स्थापना की है और केवल 2 सप्ताह में बिस्तरों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 2325 बिस्तर कर दिया है। इसके अलावा रिलायंस फाउंडेशन कोरोना संकट में अन्न सेवा, फ्री फ्यूल और ऑक्सीजन आपूर्ति समेत कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। और कोरोना महामारी में कोरोना टीका किसी संजीवनी से कम नहीं है। ये टीका आपको कोरोना के गंभीर परिणाम के साथ उस परिस्थिति से भी बचाता है जो हर कोरोना पॉजिटिव मरीज को इलाज के दौरान झेलनी पड़ती है। कोरोना टीका है जरूरी, सारा शाम से लीजिए सबक, हर एक माँ को मिले कोरोना टीका। मुंबई की सारा शाम पेशे से इंटीरियर डिजाइनर है और एक 10 महीने के बच्चे की माँ है। पिछले 10 महीनों में उन्होंने अपने बच्ची के साथ जिंदगी के लिए बहुत संघर्ष किया है। उसकी वजह है कोरोना पॉजिटिव होना, वो भी एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बार। I took a COVID test literally 3 days before I was supposed to deliver my baby, and that test came positive. So it was obviously very distressing for me at that point. 10 महीनों में सारा शाम का 4 बार कोरोना टेस्ट हुआ। केवल एक बार प्रसव बाद कराए कोरोना टेस्ट में उनकी और नवजात की रिपोर्ट निगेटिव आई। बाकी टेस्ट में पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद सारा को अपनी बच्ची से दूर रहना पड़ा। I was having complete insomnia, racing thoughts. So I took a test and again it was positive and I had to stay away from my baby. So of course there was a lot of guilt. सारा के 10 महीने में 3 बार कोरोना पॉजिटिव होने पर डॉक्टर्स भी हैरान हो गए। कोरोना के दोबारा संक्रमण के मामले दुर्लभ हैं। ऐसे में सारा भी अवसाद में आ गई। I didn't even know it was possible for someone to test positive so many times. It's been extremely disturbing that I got it for a 3rd time and the symptoms were really the worst the 3rd time over. सारा शाम अपनी बात हर उस माँ तक पहुँचाना चाहती हैं जो अभी बच्चे को स्तनपान कराती है। साथ ही वो सबक है कोरोना को लेकर अभी भी लापरवाही बरत रहे लोगों के लिए, जिन्हें इलाज के दौरान कोरोना मरीज की मनोस्थिति का अंदाजा नहीं है। विशेषज्ञ भी मांग कर रहे हैं कि सरकार को स्तनपान कराने वाली मां के लिए भी टीके की इजाजत देनी चाहिए, जिससे सारा सरीखी महिलाओं को अपने बच्चों से दूरी ना झेलनी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट।